हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे, अच्छे होंगे। आज का जो क्लास है, आज की क्लास में जो है हम हरियाणा को पढ़ेंगे। हरियाणा नहीं, हिमाचल प्रदेश को पढ़ेंगे। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको ऑलरेडी जम्मू कश्मीर के बारे में पढ़ाया। भारत के हमने कई सारे स्टेट्स हमें पढ़ने हैं भारत के, जिसमें मैंने कल के क्लास में जो है यहाँ जम्मू कश्मीर को पढ़ाया। इसमें अक्साई चीन वगैरह, पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, ये सारे मैंने 2-3 लेक्चर में खत्म करे। आज का जो लेक्चर है वो यहाँ वाला हिस्सा, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारे भारत का जो गला है, हिमाचल प्रदेश जो है, हम उसको पढ़ने जा रहे हैं। ये देखिए, हिमाचल प्रदेश का इमेज मैंने इससे बाहर निकाला है। अब ये हिमाचल प्रदेश में जो ऊपरी वाला हिस्सा है, ये वाला जम्मू एंड कश्मीर है। अगर हम इधर साइड वाले हिस्से को देखेंगे, ये पंजाब है, और नीचे वाले को देखेंगे हरियाणा, और हरियाणा के बाद यहाँ दिल्ली होता है, हरियाणा है। और इधर वाले एरिया को देखेंगे तो वो एक दूसरे देश से सीमा बनाती है। तो वो कौन सा देश है जिससे सीमा बनाती है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो कंट्री है वो कौन है? चाइना। चाइना से जो है सीमा बनाती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि कौन सा देश है जो हमारे जो हिमाचल प्रदेश से सीमा बनाती है, और कौन सा जिला, कौन सा एरिया आखिर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, जो क्या करती है, सीमा बनाती है। तो आप याद रखेंगे, किन्नौर जिले में रिकोंगपियो नाम का वैसा जगह है जहां क्या होता है कि सबसे जो अंतिम में आती है, और चाइना से जो है यही बॉर्डर्स यानी कि सीमा बनाती है। तो इतनी बात आप समझ गए। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है जगह हैं जो हमें जानने हैं। किसमें? तो ये हिमाचल प्रदेश में। यहां पे मैं पहले हेडिंग लिख देता हूं, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश हम लोग पढ़ रहे हैं। मैंने लास्ट क्लास में हालांकि आपसे कहा था कि पंजाब पढ़ेंगे, लेकिन पंजाब इसके बाद पढ़ेंगे, क्योंकि पहले यही आ रहा है हिमाचल प्रदेश का, नीचे पंजाब आ रहा है ना, तो पंजाब हम लोग इसी के बाद पढ़ लेंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा हम लोग ज्योग्राफिकली चलते हैं, फिजिकली देखते हैं। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि कुल्लू घाटी बताया था मैंने आपको। तो कुल्लू घाटी कहां पड़ता है? तो अगर हम यहाँ वाले मैप में देखें तो चलिए हमको यहाँ दिखाते हैं। तो ये वाला जो एरिया है हमारा, ये क्या है? जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर के ऊपर वाले एरिया को देखेंगे तो पीर पंजाल पर्वत गई है, और नीचे वाले एरिया को देखेंगे तो यहाँ से धौलागिरी गई हुई है। ठीक है, तो धौलागिरी और पीर पंजाल के बीच में कौन सी घाटी आती है? कुल्लू घाटी आती है। और कुल्लू घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कुल्लू घाटी जो है ये सेब के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इतनी बात समझोगे। और मैंने पाकिस्तान में बताया था आपको, यहाँ पे एक श्वेत घाटी है, और श्वेत घाटी भी जो है सेब के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये बात आप समझ गए होंगे। उसके बाद चलिए हम देखते हैं, कुल्लू हो गया, मनाली। सबसे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो हिमाचल प्रदेश वाले एरिया है, यानी कि हमारे भारत का जो कंठ है और सिर की भाग की हम बात करें, तो इन सारे जगहों पे क्या होता है? इन सारे जगहों पे सबसे बेहतर बात यह है कि ये पर्यटन स्थल है। सबसे बेहतरीन बात है कि ये सारे के सारे पर्यटन स्थल है। A to Z चीजें जो है यहाँ पर्यटन के लिए बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो है ना, मतलब ऐसा लग रहा है कि प्रकृति ने खुद आकर इन्हें सजाया है। काफी बेहतर तरीके से जो है यहाँ पे हमें चीजें देखने को मिलती है, चाहे वो नेचुरल चीजें हो या आर्टिफिशियल चीजें हो, ये सब जो है हमें यहाँ बेहतर तरीके से देखने को मिलता है। तो हिमाचल प्रदेश में लगभग ऐसे जगह हैं जहां सिर्फ और सिर्फ पर्यटन के लिए ज्यादा अट्रैक्शन होता है। तो यहाँ का मुख्य, अगर हम स्रोत बात करें ना कि यहाँ की मुख्य स्रोत क्या है, जैसे कि अगर हम पंजाब हरियाणा की बात करें तो वहां पे कृषि वगैरह ज्यादा मतलब होता है। यहाँ पे हम देखें तो यहाँ के राज्य का सबसे ज्यादा इनकम जो है ना पर्यटन से देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे जगह जैसे आपने सुना होगा, ये मनाली वगैरह का नाम सुना होगा। मनाली लोग घूमने जाते हैं, लेह वगैरह जाते हैं तो जम्मू कश्मीर में हो जाता है। तो मनाली वगैरह का नाम सुना होगा, कुल्लू का नाम सुना होगा, शिमला का नाम सुना होगा। ये सब कहाँ है? सबके सब कहाँ आते हैं आपको? तो ये वाले जो है हमारे हिमाचल प्रदेश में हमें देखने को मिलते हैं। तो ये पर्यटन के लिए काफी बेहतर जगह है, कभी मौका मिले तो जाइए, यहाँ पे बहुत ही बढ़िया जगह। चलिए हम देखते हैं कि मनाली। तो मनाली जो है ये किस लिए प्रसिद्ध है? अगर मैं आपसे पूछूं तो ये पर्यटन के लिए सबसे प्रसिद्ध है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम धर्मशाला को देखते हैं, और भी बात हम बताएंगे इसके बारे में। धर्मशाला देखते हैं, धर्मशाला क्यों प्रसिद्ध है? धर्मशाला में दलाई लामा रहते हैं। अब आप पूछेंगे कि ये दलाई लामा कौन है? तो दलाई लामा कौन थे? दलाई लामा ये है तिब्बत के गुरु। जब वहां पे चाइना अत्याचार करना शुरू कर दिया था, तिब्बत वाला एरिया, ये वाला जो एरिया इसे हम तिब्बत कहते हैं। तो यहाँ पे जब चाइना अत्याचार करना शुरू कर दिया, तभी यहाँ के जो तिब्बत के जो गुरु थे दलाई लामा, हालांकि नॉट इवन ओनली गुरु बट बहुत सारे लोग जो है वहां से भागकर कहाँ आए? इंडिया में आए, इंडिया में शरण मांगे। तो हम लोग तो है ही भाई, सबके साथ सबका विकास। हम ये बिल्कुल भी नहीं देखते हैं किस धर्म, किस मजहब, किस चीज से है। तो इसके लिए हम लोग ने क्या किया? उनको एक्सेप्ट किया और अपने यहाँ रखा। तो उसके जो गुरु हैं वो कहां पे है? धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में ही उनके जो है गुरु यहां पे रहते हैं। ठीक है,
ठीक है। तो धर्मशाला आपको याद रखना है कि पूछेगा आपसे तिब्बत के गुरु दलाई लामा कहाँ रहते हैं, तो हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में रहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए इसके बाद शिमला जो है आप इसको याद रखेंगे कि शिमला कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। तो आपको याद रखने का एक सही तरीका होता है, देखिए कुल्लू मनाली धर्मशाला, कुल्लू मनाली धर्मशाला आप ऐसे याद रख सकते हैं, ये कुल्लू मनाली धर्मशाला, ये देखिए ट्रायंगल बन गया ना, कुल्लू मनाली धर्मशाला। इसके जस्ट नीचे आ जाएंगे तो यहाँ क्या देखने को मिलेगा, शिमला देखने को मिलेगा। शिमला भी किसके लिए प्रसिद्ध है बताइए फटाफट। शिमला, ये शिमला प्रसिद्ध है आलू अनुसंधान केंद्र के लिए। किसके लिए, आलू अनुसंधान केंद्र। अनुसंधान केंद्र क्या होता है, जब किसी भी चीज का रिसर्च सेंटर बनता है ना तो उसे हम अनुसंधान केंद्र बोलते हैं, ठीक है। तो हर चीजों का लगभग क्या है, हर फूड ग्रेन्स का जो है अनुसंधान केंद्र है। तो हम धीरे धीरे करके जिस स्टेट में जो अनुसंधान केंद्र आएंगे वो हम बताएंगे। अगर आप एक जगह चाहते हैं तो उसके लिए मैं सेपरेट लेक्चर बना दूंगा, आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। हालांकि ल्यूसेंट वगैरह के बुक में ये सब एक जगह मिलता है, जैसे कि ये कटक वगैरह में क्या है, चावल अनुसंधान केंद्र है, फिर यहाँ पे आप आलू अनुसंधान केंद्र देख सकते हैं। तो शिमला में क्या है, आलू अनुसंधान केंद्र है, ठीक है। ये बात भी आप याद रखिएगा, ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद शिमला आ गया, उसके बाद सोलन। सोलन भी एक जगह वहां पे हिमाचल प्रदेश में, ये क्यों जाना जाता है, तो सोलन जाना जाता है आपको इसके लिए, इत्र वगैरह के लिए। यहाँ पे सेंट वगैरह होता है ना, इत्र वगैरह यहाँ बनता है। और एक चीज और है यहाँ पे, मशरूम के लिए ये जगह जाना जाता है, मशरूम उत्पादन के लिए सोलन जाना जाता है। तो मशरूम सोलन याद रखेंगे, शिमला याद रखेंगे, कुल्लू याद रखेंगे, मनाली और धर्मशाला याद रखेंगे। और उसके बाद रिकोंगपियो मैंने क्या बताया कि रिकोंगपियो किन्नौर जिले में आता है। किसमें, किन्नौर जिले में आता है, ठीक है, किन्नौर जिले में आता है। और सबसे लास्ट यही जिला है जो क्या करता है, चाइना से बॉर्डर बनाता है। क्या करता है, चाइना से सीमा, यानी कि सीमा जो है, बॉर्डर जो है वो बनाता है। तो इतनी बात आप समझ गए। और अब हम यहाँ देखते हैं कि कालका, यहाँ पे कालका शिमला, कालका से शिमला एक जो जगह है वो काफी, कालका कहां है पहले मैं आपको बता दूं कि कालका है हरियाणा में। ये क्वेश्चन कई बार पूछता है कि कालका कहां है, क्योंकि कालका शिमला में एक साथ हमेशा नाम लेते हैं, कालका शिमला। कालका शिमला नाम क्यों लेते हैं, क्योंकि कालका से शिमला के बीच में आने वाला जो भी क्षेत्र है उसको क्या किया गया है, यूनेस्को में शामिल किया गया है। अब आप समझेंगे, अब आप पूछेंगे कि सर ये यूनेस्को क्या होता है, आखिर यूनेस्को में क्यों शामिल किया जाता है। यूनेस्को में वैसे धरोहर को शामिल किया जाता है जो प्राकृतिक रूप से पर्यटन के लिए बहुत ही बेहतर होते हैं, नॉट इवन फॉर पर्यटन पर्पस, बट मतलब वहां पे क्या होता है कि बहुत ही ज्यादा प्राकृतिक खूबसूरत चीज होते हैं, समृद्ध होता है, काफी ज्यादा उसमें बढ़िया चीजें ऐसी हैं जहां पे वो इंटरनेशनल हो जाता है। मतलब जैसा कि ऐसा वो जगह हो जाता है यहाँ पे अलग अलग वैरायटी के जंगल झाड़ और काफी प्रकृति के काफी खूबसूरत चीज वहां देखने को मिलते हैं। तो वैसे जगह को यूनेस्को अपने अधीन ले लेता है। भारत में कई ऐसे पॉइंट हैं जिसको यूनेस्को ने अपने अंदर रखा है। तो ये उसमें एक है, कौन सा वाला एरिया है, कौन सा, ये कालका से शिमला। कालका से शिमला एक रेल चलती है, रेल वैसी रेल नहीं जो अपने बिहार में या फिर कहीं भी चढ़ते हैं, वो बहुत ही अलग टाइप से रेल बनाया जाता है। जैसा आपको जू वगैरह में रेल देखने को मिलेगा उस तरह के रेल बनाए गए हैं। आपको उसमें बिठा के और क्या किया जाता है, कालका से शिमला ले जाया जाता है। वहां आप ट्रेन में बैठे बाघ, शेर और कई भी अनेक प्रकार के जानवर और कई सुंदर पेड़ पौधे का जो है आनंद ले सकते हैं। तो ये यहाँ पे जर्नी करने के लिए नहीं है, यहाँ पे लोगों को मतलब ऐसा नहीं है कि ये कहते हैं ना कॉमर्शियल पर्पस के लिए नहीं है, ये बल्कि कॉमर्शियली, उसको भी कॉमर्शियली बोलेंगे, लेकिन ये मतलब आदमी को ढोने के लिए नहीं है, ये क्या है, पर्यटन के लिए। तो इसलिए यूनेस्को क्या करती है कि इसको अपने अधीन ले लेती है, क्योंकि यहाँ पे नेचुरल बहुत ही सुंदर खूबसूरत जगह है। तो लोग जनरली यहाँ कालका से शिमला घूमने जाते हैं, आप भी जा सकते हैं, ठीक है। बहुत ही बेहतर जगह है, काफी खूबसूरत जगह है। यहाँ पे आपको नेचर से जो ना और ज्यादा लगाव बढ़ जाएगा, प्रकृति से और ज्यादा लगाव बढ़ जाएगा, आप प्रकृति को बेटर अंडरस्टैंड करेंगे। वहां आपको लगेगा कि नहीं, इन चीजों का संरक्षण बहुत जरूरी है, संरक्षण बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो यूनेस्को उन सारे जगहों को कैप्चर कर लेती है, उन सारे जगहों को रख लेती है। आप यहाँ पे किसी भी तरह का चेंज नहीं कर सकते हैं यूनेस्को के बिना परमिशन के। आप इधर अगल बगल ना तो इंडस्ट्री लगा सकते हैं, ना सड़कें बना सकते हैं, ना लोग का आना जाना है, ना यहाँ की प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं, ये यूनेस्को के अधीन हो जाता है। यूनेस्को का मतलब क्या होता है कि ये इंटरनेशनल प्रॉपर्टी बन जाती है। अगर कोई देश, अगर मान लीजिए जैसे पाकिस्तान से हमारा युद्ध है, चाइना से हमारा थोड़ा सा वार्तालाप खराब है, इन देशों में से किसी ने भी अगर इन सारे यूनेस्को के अंदर आने वाले किसी एरिया पे अटैक कर दिया तो पूरे वर्ल्ड के जितने भी कंट्रीज हैं वो सब मिलकर क्या करेंगे, चाइना से इसका बदला ले लेंगे, पाकिस्तान से इसका बदला ले लेंगे। क्यों? क्योंकि यूनेस्को के अंदर आने वाले वैसे पर्यटन है जो प्रकृति को संरक्षण देती है, प्रकृति को बचा के रखती है। चलिए इतनी बात आप समझ गए होंगे। तो यूनेस्को जो है वो क्या है, एक इंटरनेशनल संस्था है जो पर्यटन जगहों पे या फिर प्राकृतिक बढ़िया जगहों को क्या करती है, अपने पास जो है शामिल करके रखती है। ठीक है, चलिए इतनी बात आप समझ गए होंगे। यहां तक हो गया, कालका शिमला समझ गए, सोलन समझ गए, सोलन इत्र और मशरूम के लिए फेमस होता है। इसके बाद आता है गोविंद। यहां पे ना एक बांध है, ठीक है, इसको बोलते हैं
गोविंद सागर क्या है ये आपको हम बताते हैं थोड़ा सा। देखिए यहाँ एक बांध है जिसे हम भाखड़ा नंगल कहते हैं। भाखड़ा यहाँ है, नंगल यहाँ है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि भाखड़ा नंगल को एक साथ पढ़ते नहीं। भाखड़ा जो है वो हिमाचल प्रदेश में और नांगल कहाँ है, पंजाब में। जब तक आप डिटेल में पढ़ेंगे नहीं ना तो आपको ऊपर वाली चीज ऊपर वाली ही रखेगी, फिर आप कहेंगे कि भाई एग्जाम नहीं क्रैक हो रहा है, एग्जाम नहीं निकल रहा है। व्हाट द लॉजिकल रीजन बिहाइंड दिस, वी डिडंट हैव अ सफिशिएंट नॉलेज अबाउट कि भाखड़ा अलग है नंगल अलग है। मैं एक ही क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे कई सारे कॉन्सेप्ट हैं जो हम ऊपरी और छोटी छोटी किताबों में पढ़ के समझते हैं कि ऐसा है, या लोगों के मुंह से समझ के। भाखड़ा अलग है और नंगल अलग है। तो यहां से गुजरने वाली मतलब नदियों को रोकने के लिए जो एक बांध और बैरेज दो अलग चीज होता है, ये भी मैं आपको बताता हूं। बांध और बैरेज अलग चीज होता है। अब हम थोड़ा इससे बाहर अगर हम चले गए ना, हिमाचल प्रदेश से बाहर चले गए, बांध बैरेज बताने लगे, यूनेस्को बताने लगे, तो लेक्चर भी बड़ा हो जाएगा और टॉपिक खत्म भी नहीं हो पाएगा। तो हम एक ही बात में बता देते हैं कि बांध जो होता है ये नेचुरल तरीके से होता है, और बैरेज जो होता है ये मैनमेड होता है। मतलब ये नेचुरल तरीके से अकरिंग होता है, और बैरेज जो है हम ह्यूमन जो है वहां पे डेवलपमेंट करके बनाते हैं। ठीक है, तो यहां पे ना एक बैरेज बनाया गया। तो अब जहां कहीं भी आप बैरेज बनाइएगा, पानी को रोकिएगा, तो उसके पीछे का जगह में तो पानी लग रहा, स्वाभाविक सी बात है ना। मान लिया कि यहां से कोई नदी ऐसे जा रही है, अब हम यहां पे कोई बड़ा सा बांध बना के बैरेज बना के इस पानी को रोक देंगे, तो यहां पे तो जलाशय बन जाएगा ना, यहां पे बड़ी सी पानी तो रुक जाएगी ना, क्योंकि हम पानी को रोके हैं तो भाई रुकना तो है ही। तो ये वाला जलाशय को गोविंद सागर बोलते हैं। तो ये कहां पे बना हुआ है, अगर आपसे पूछ देता है कि कौन से बांध पे बना हुआ है, तो आपको क्या बताना है। हालांकि आप सब इसके बारे में जानते होंगे कि ये कहां पे बना हुआ है। ठीक है, जल्दी बताइए कमेंट सेक्शन में, आप हमारे कमेंट करिए कि कौन सा है, ये कौन सा बांध है जिसकी मैं जिक्र कर रहा हूं। फटाफट कमेंट करिए, अगर आपको इसके बारे में पता है आप फटाफट कमेंट कर सकते हैं, हमें बताइए कि कौन सी बांध है। चलिए हम आपको बताते हैं। अभी मैंने आपको बताया भाखड़ा नंगल, तो भाखड़ा नंगल पे ही क्या स्थित है, तो गोविंद सागर झील जो है वो स्थित है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से सर्वाधिक बिजली बनाई जाती है। बिजली कैसे बनाया जाता है, जैसे कि एक टरबाइन होता है और टरबाइन में पंखी लगी होती है, और एकदम सिंपल में समझिए, अगर हम पंखी पे पानी गिराएंगे तो क्या होगा, पंखी नचेगा और क्या करता है, बिजली को जनरेट कर देता है। जैसे जनरेटर वगैरह होता है, तब जनरेटर में ऑलरेडी हम डीजल वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, तब जनरेट करते हैं। जब हम एक नेचुरल गैस इस्तेमाल कर ही लेंगे तो दूसरा बना के हम बिजली बना के कौन सा आला मारा कर दिया ना। हमको ऐसे मुफ्त की चीजें चाहिए जिसको यूज करके हम बिजली का उत्पादन करें। तो यहाँ पे क्या होता है, पानी तो मुफ्त की चीज है, 1 मिनट के लिए हम देखें तो पानी को अगर ड्रॉप डाउन अगर हम जमा करके एकदम तेजी से गिराएंगे तो इसमें हमारा कोई बिजली खर्चा नहीं होता है। पानी को गिराने के लिए तो कोई खर्च नहीं, हम एक बार डैम बना दिए, एक ही बार बना दिए, या जैसे कि हम हवा वाला बनाते हैं ना, विंड वाला जो पंखी घूमते रहती है, उसमें भी हमारा एक बार खर्चा आता है, हम एक बार बना दिए और वो हम लगभग समय तक क्या करती है, बिजली देती है। तो उसी तरह से ये बांध बना के यहाँ से बिजली जो है उत्पादन किया जाता है। ठीक है, गोविंद सागर झील पूछता है। गोविंद बल्लभ झील पूछेगा ना तो वो उत्तर प्रदेश में आ जाता है। आप याद रखिएगा, नाम दोनों का सिमिलर है। गोविंद बल्लभ झील जो है वो उत्तर प्रदेश के पास आता है, जब उत्तर प्रदेश पढ़ेंगे तब बताएंगे। और ये क्या है, गोविंद सागर झील है। तो गोविंद सागर कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में, इतनी बात आप याद रखेंगे। चलिए इसके साथ आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। हरियाणा में इससे अलावा जो है हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, इतना ही जो है हमारे लिए एक्स्ट्रा है, काफी है। तो चलिए हम ना इसमें हाँ एक चीज और रह गया, हम एक चीज और बता देते हैं आपको कि दर्रे भी पढ़ने जरूरी है। हालांकि लास्ट में मैं आपको एक दर्रा जो है ना, दर्रा की क्लास अलग से ले लूंगा। तो इसमें कितने दर्रे हैं, तो इसमें 3 दर्रे हैं। ठीक है, चलिए 3 दर्रे क्यों हम देखते हैं, एक इधर है, एक इधर है और एक इधर है। ठीक है, ये 3 दर्रे हैं और तीनों दर्रे जो हैं काफी इंपॉर्टेंट हैं, तीनों दर्रे जो हैं हमें पढ़ने हैं। तो आइए हम फटाफट दर्रा को देख लेते हैं और इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, हम उसको भी आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं जो एग्जाम में हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड पूछा जाता है। तो इसमें अगर हम इसका नंबर 1 रखें और इसका नंबर 2 और इसका नंबर 3, तो नंबर 1 में कौन सा आता है, तो रोहतांग दर्रा आता है, रोहतांग दर्रा आता है। ठीक है,
हम दर्रा का लास्ट में एक सेपरेट क्लास बना देंगे, ताकि आप सारे दर्रे को एक बार रिवाइज कर लेंगे आप, याद अभी ही कर लेंगे, ठीक है। रोहतांग दर्रा हो गया। इसके दूसरे नंबर पे देखेंगे तो ये अगर इसको तीसरा कर देते हैं, इसको दूसरा, ठीक है। ये रोहतांग हो गया। दूसरा कौन सा है? सिपकिला दर्रा हो गया, सिपकिला दर्रा। और तीसरे की बात करें तो ये कौन है? बड़ा लाचा दर्रा, बड़ा लाचला भी बोलते हैं इसको, हाँ बड़ा लाचला दर्रा, ठीक है। ये 3 दर्रे हैं जो एग्जाम में जनरली पूछा जाता है। तो आप इससे थोड़ा सा अनुमान लगाइए कि ये वाला किधर जा रहा है। देखिए ये चाइना की तरफ जा रहा है ना, चाइना की तरफ। तो अगर पूछेगा कि भारत को चाइना से हिमाचल प्रदेश की मदद से जोड़ने वाले कौन सी है, तो आप क्या याद रखेंगे कि यहाँ पे दूसरे नंबर पे सिपकिला याद रखेंगे। और अगर पूछेगा कि हिमाचल प्रदेश को जम्मू कश्मीर से जोड़ने वाला कौन है, तो सिपकिला दर्रा है। और पहला अगर आपसे ये पूछेगा कि इधर पंजाब, हिमाचल प्रदेश को पंजाब से जोड़ने वाला कौन सा है, तो रोहतांग दर्रा है। तो इस तीनों बात को आप खूब समझोगे। ऐसे आप बैठ कर दर्रे को ना, तो काफी मुश्किल हो जाता है चीजों को रिमाइंड करना। लेकिन अगर आपको ये मैप याद है तो देखिए, एक दर्रा आपका इधर यानी कि पंजाब से जोड़ रहा है, दूसरा दर्रा ऊपर यानी कि आपको जम्मू कश्मीर से जोड़ रहा है, तीसरा दर्रा इधर जो चाइना से जोड़ रहा है। तो ये तीनों दर्रे आपको भली भांति पता होना चाहिए। चलिए हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो आपसे जनरली पूछा जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? तो हम आपको अभी बताएं, हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा क्या होता है? पर्यटन। तो पहला क्वेश्चन का आंसर पर्यटन हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश कितने देश से सीमा बनाती है? तो आपको हम जस्ट बताएं कि चाइना ही एकमात्र है, बाकी चारों तो क्या है? हमारे भारत के खुद के स्टेट है। जैसे देखिए ऊपर वाला जम्मू कश्मीर, इधर वाला पंजाब, नीचे वाला हरियाणा, इधर वाला चाइना। तो एक ही देश से ना बना रहा है सीमा। चलिए उसके बाद हम दूसरी चीज देखें, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा जिला अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो अभी हम बताएं कि रिकांगपिओ में कौन सा जिला है? किन्नौर जिला है, बताया ना अभी। तो किन्नौर जिला है, क्या करती है वो? दूसरे देश से सीमा बनाती है। तीसरा पूछता है तिब्बत धर्मगुरु दलाई लामा का निवास स्थल कौन सा है? तो अभी मैंने बताया धर्मशाला क्या है? तिब्बत गुरु यहीं आकर, तिब्बत के गुरु यहीं पे हैं। बाकी लोग तो इधर उधर हो गए तिब्बत के, लेकिन उनके धर्म गुरु आज भी कहां है? धर्मशाला में। यही रीजन था कि चाइना हम पे हमला कर दिया और हमारा अक्साई चीन का 10%, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो अक्साई चीन का 10% जो लिया ना, उसी गुस्से में ले लिया था, समझिए। चलिए इसीलिए हमला भी किया था। चलिए आलू अनुसंधान केंद्र कहां है? अभी मैंने आपको बताया आलू अनुसंधान केंद्र कहां है, यहाँ पे भी कहीं बताया था आपको, शिमला। ये क्या है? ये आलू अनुसंधान केंद्र शिमला, भी बताया ना जस्ट, आलू अनुसंधान केंद्र शिमला। देखिए सारा क्वेश्चन आपको आ जाएगा, इसके अलावा कुछ पूछता नहीं है। कालका किस राज्य में है? देखिए कालका भी हम आपको होता है ना कि पूछता है कि कालका किस राज्य में? हरियाणा में है। लेकिन कालका शिमला का नाम एक साथ लिया जाता है तो आदमी को लगने लगता है कि वो हिमाचल प्रदेश में ही है, आदमी टिक कर देता है। नहीं, कालका जो ना ये हरियाणा में, जब हरियाणा पढ़ाएंगे तो उसमें सबसे टॉप मोस्ट ऊपर में क्या आ जाएगा? कालका आ जाएगा। और मैप में क्या होता है कि मैप में हर चीज ना सामने सामने से सीधा सीधा लिखना होता है, ठीक है। मैप की स्टडी को क्या बोलते हैं? कमेंट करिए फटाफट, आपको बता चुके हैं। चलिए उसके बाद कहता है सबसे ऊंची सड़क कौन सा है? तो सबसे ऊंची सड़क जो है लेह मनाली है। ये मनाली से जो ले जाने वाली रास्ता है, ले जो ऊपर है ना, ले मनाली से ले जाने वाला जो रास्ता है सबसे ऊंचा सड़क है। आदमी ले मनाली घूमने भी जाता है, समझे। इसी वजह से क्या है, ये बहुत ही ऊंचा सड़क है, ठीक है। काफी बेहतरीन दृश्य यहां से देखने को मिलता है और काफी बढ़िया जगह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुल्लू घाटी प्रसिद्ध है किसके लिए? आलू, सेब, यूरेनियम, लोह। तो सिंपल सा बात, अभी मैं आपको बताएं कि कुल्लू घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये सेब के लिए प्रसिद्ध है। आपको 2 दिन से बता रहे हैं कि इधर कुल्लू और इधर श्वेत घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सेब के उत्पादन के लिए ये सब प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन पूछता है पालमपुर प्रसिद्ध है। हाँ, पालमपुर इसमें एक जगह है जो किसके लिए प्रसिद्ध है? चाय के लिए प्रसिद्ध है। ये भी पूछ सकता है आपसे कभी कभी। पालमपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये चाय के लिए प्रसिद्ध है, चाय के उत्पादन के लिए मतलब पालमपुर प्रसिद्ध है। इसके बाद पूछता है कुल्लू घाटी किन 2 पर्वतों के बीच में? हम आपको बताएं कि ये वाला जो अगर हम देखें तो ये कौन सा है? पीर पंजाल। और ये वाला क्या है? धौलावीरा, है ना। धौलावीरा और धौलाधार, धौलावीरा तो यहाँ पे थी, धौलाधार और किसमें है? पीर पंजाल। पीर पंजाल कौन सा है? ट्रांस वाला हिस्सा है, ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। और धौलाधार, ये दोनों के बीच में क्या है? ये वाला कौन सी घाटी है? कुल्लू घाटी है। तो इसके साथ आपका जो है आज का टॉपिक समाप्त हो जाता है। तो अगला दिन जो अब हम पढ़ेंगे, तो अगले दिन अब हम लोग पंजाब को पढ़ लेंगे। इसके अलावा इसमें कोई भी अधिक जानकारी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक चीज जो छूट गया था, मैंने आपको अभी बता दिया कि कौन सा एरिया का नाम बताया मैंने आपको भी, पालमपुर। पालमपुर क्यों प्रसिद्ध है? तो चाय के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। पालमपुर चाय के लिए प्रसिद्ध है। इसके साथ आज का टॉपिक जो है आपका खत्म होता है, हिमाचल प्रदेश। अगले क्लास में जो है हम पंजाब को पढ़ेंगे। अगला क्लास हमारा पंजाब से रिलेटेड होगा, ठीक है। पंजाब की सारी चीज के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आ रहा है चीजों को, और सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।